नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है काव्य गुण और इसका भाग 2। विद्यार्थियों, आपको स्मरण होगा कि इससे पूर्व हमने काव्य गुण भाग 1 में काव्य गुणों के संदर्भ में सामान्य चर्चा की थी। साथ ही हमने वहाँ पर ये भी चर्चा की थी कि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या 10 से लेकर 40-42 तक की है, लेकिन अंततः काव्य के गुणों की संख्या मुख्य रूप से 3 निर्धारित की गई और वो 3 गुण थे माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं तीनों गुणों की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम बात करें सबसे पहले माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण और इसकी विशेषता। विद्यार्थियों, चित्त को आर्द्र तथा गलित करने वाला अंतःकरण का द्रुति स्वरूप आह्लाद माधुर्य गुण कहा जाता है। इस गुण के प्रभाव से सामाजिक का हृदय द्रवित हो उठता है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता, रोचकता। विद्यार्थियों, काव्य के संदर्भ में माधुर्य का तात्पर्य हुआ रसमयता। काव्य के इस गुण का समावेश इन कुछ बातों की वर्जना के आधार पर ही संभव हो पाता है। जैसे कि प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, उनमें क्या क्या होना चाहिए, तो संक्षेप में अगर हम उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले विद्यार्थियों कि माधुर्य गुण में काव्य में ट, ठ, ड, ढ ये जो कर्ण कटु वर्ण है, इनका वर्जन होता है। इसके साथ ही समासयुक्त शब्द रचना का भी परित्याग किया जाता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो क से लेकर मैं तक मृदु, ललित एवं अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही रकार और लकार का जो लघु स्वर से युक्त होने पर उसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आचार्य कुंतक ने समास रहित मनोहारी पद विन्यास को माधुर्य गुण माना है। रसवादी आचार्यों के मतानुसार माधुर्य गुण श्रृंगार, करुण और शांत रस के परिपाक में अपनी सत्ता की सार्थकता सिद्ध करता है। विद्यार्थियों, आचार्य कुंतक ने सुकुमार और विचित्र मार्ग के मूल में इसकी स्थिति स्वीकार की है। एक छंद में आपके सामने पढ़ूं जिससे आप समझ जाएंगे कि माधुर्य गुण संपन्न काव्य कैसा होता है। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों कि मंद मंद चढ़ी चलियो चेत निसी चंदु चारु, मंद मंद चांदनी पिसारत लतनते, मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोंद मंजू मल्लिकास बनते, देव कवि मंद मंद शीतल सुगंध पौन, देखी छवि छीजत मनोज छन छनते, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवनते। विद्यार्थियों, इस उदाहरण में मंद मंद की आवृत्ति तथा म, च, ल वर्णों के प्रयोग बाहुल्य से यहाँ माधुर्य गुण की अवस्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, अब हम दूसरे काव्य गुण ओज की चर्चा करें तो विद्यार्थियों, ओज का अर्थ तेज या दीप्ति है, चमक। अतः जो गुण उत्साह, आवेश या चित्त विस्तारक हो वह ओज है। अब ओजमयी रचना की विशेषता क्या होगी अगर हम उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले द्वित वर्णों, जहाँ पर 2 वर्ण जुड़े हुए हों, जैसे क, ड, ठ, च, प आदि का प्रयोग। इसके साथ ही संयुक्त वर्णों का, जैसे क, द, ध्व, त, भ, ठ आदि का प्रयोग। इसी के साथ रेफ वाले वर्णों का प्रयोग, रकार युक्त वर्णों का प्रयोग, जैसे क में ऊपर कोई भी वर्ण हो उसके ऊपर जैसे रे की मात्रा ऊपर से लगती है या जैसे ग्रह नीचे लगती है, और कर्क, कर्क क के बाद फिर कर्क आ रहा है तो उसमें रे की मात्रा ऊपर, तो ये होते हैं रेफ और रकार युक्त वर्णों का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके साथ ही जैसे माधुर्य में हमने कहा था कि ट, ठ, ड, ड वर्णों का वर्जन होता है, वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ओज गुण में ट, ठ, ड, ढ, ण आदि से निर्मित जो कर्ण कटु शब्द हैं उनका प्रयोग अधिकांशतः होता है। साथ ही
जो माधुर्य गुण की एक जो हमने कहा था कि समासयुक्त पदावली नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओज गुण में उसका उल्टा है। यहाँ अति दीर्घ समासों का आधिक्य होता है, बड़े बड़े समासों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार ऐसे कर्कश, क्लिष्ट एवं उद्दत्त पद संघटना से युक्त ओज को वीर, विभत्स और रौद्र रस के लिए उपयुक्त माना जाता है। विद्यार्थियों, इसका भी एक छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक छंद जो महाराज शिवाजी पर लिखा गया है, सुनिए ध्यान से। दिल्लियत दलन दबाय करी, शिव सरजा निरसंक, लूट लियो सुरती शहर, बंक करी अति डंक, बंक करी अति डंक करी अस संकुली खल, सोच चकित भरोच चलिए विमोच चख जल। ये इसका एक उदाहरण है। इस उदाहरण में प्रयुक्त कटु वर्ण और द्वित्व एवं संयुक्ताक्षरों का प्रयोग पद संघटना को कर्कश, क्लिष्ट एवं उद्दत्त बना रहा है, जिससे काव्य में ओज गुण का समावेश हो गया है। इस गुण से युक्त काव्य के आस्वादक की हृदयावस्था को दीप्त दशा कहा जाता है। इस दशा में जो पाठक या दर्शक होता है उसमें चित्त विस्तृति को प्राप्त होता है। इसलिए ही ओज गुण को चित्त का दीप्ति कारक या विस्तारक कहा गया है। इस गुण से युक्त रचना में अक्षर, पद विन्यास, गाढ़त्व और संश्लिष्टत्व होता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें एक प्रमुख गुण प्रसाद गुण की। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रसाद का शाब्दार्थ प्रसन्नता या विकसित होना है। काव्य के संदर्भ से इसका तात्पर्य अर्थ सारल्य है, अर्थ की सरलता। जहाँ शब्द के साथ ही उसका अर्थ सरलता से ग्राह्य हो उठे या समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण की स्थिति मानी गई है। विद्यार्थियों, आचार्य भरत इसी मत के प्रतिपादक हैं। साथ ही आचार्य मठ ने इसे अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल शीघ्र व्याप्त हो जाता है, वैसे ही जो रचना शब्द के श्रवण मात्र से सामाजिक के हृदय में व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण से युक्त होती है। इस प्रकार प्रसाद गुण की केवल एक विशेषता या लक्षण निर्धारित किया जा सकता है, और वह शब्द के सुनते ही अर्थ का बोध होना है। विद्यार्थियों, काव्य में इसकी अवस्थिति के लिए सरल, सहज और सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे शब्द ही सामाजिक के हृदय में भाव या अर्थ की व्याप्ति शीघ्रता से करने में समर्थ होते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रसाद गुण की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके लिए कोई भी रसवृत्ति वर्ण वर्जित नहीं है, अर्थात यह सभी रसों में, सभी वृत्तियों और वर्ण योजना में अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है। इससे सिद्ध होता है कि प्रसाद गुण अर्थगत है, जबकि माधुर्य और ओज शब्दों से अधिक संबंध रखते हैं। इस प्रकार प्रसाद गुण सीमा और प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक महनीय कहा जा सकता है। प्रसाद गुण का भी एक सुंदर सा उदाहरण मैथिली शरण गुप्त की एक रचना से आपके सामने प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनिए इस कविता को। मैथिली शरण गुप्त की कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इन तीनों गुणों को विस्तार के साथ यहाँ पर रखा। आशा है कि आप काव्य गुणों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही।